फाइनल अकाउंट्स एक कंपनी के प्रिपेयर करेंगे तो कौन कौन सी बेसिक एडजस्टमेंट हमें करनी होंगी वो आपके साथ डिस्कस की गई है। सबसे पहले हमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो डिबेंचर जब आप इशू करते हो डिबेंचर के साथ रेट मेंशन होती है कि नहीं होती, 6% डिबेंचर या फिर 8% डिबेंचर। जनरली जो हम डिबेंचर इशू करते हैं उनकी इंटरेस्ट रेट हमें डिबेंचर्स के साथ ही मेंशन होती है। अब इस केस में हमें ये क्या बता रही है, ये जो डिबेंचर हैं इनके ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या है 6% और इनके ऊपर रेट क्या है 8%। अब हमें क्वेश्चंस में चाहे एडजस्टमेंट में दिया गया हो चाहे ट्रायल बैलेंस में हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया गया हो, हम क्या करेंगे इस रेट से कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन में हमें चाहे ये कहा गया हो कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया है चाहे ना कहा गया हो, कुछ क्वेश्चन में हमें नहीं भी दिया जाएगा, तब भी अगर आपको डिबेंचर दिख जाए तो आप उसकी जो रेट है उससे फुल ईयर का या फिर जिस डेट से वो इश्यू हुए हैं उस डेट से जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तब तक का। जैसे ये अगर मिड ईयर में इशू किए फिर तो 6 महीने का ही लगेगा, उस केस में आप उस टाइम ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज जनरली हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ हमें डिबेंचर की वैल्यू दी होती 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट हमारा कितना बनता 6,000 हमारा इंटरेस्ट बनता। अब हमें 2 तरीके की सिचुएशन दी मिल सकती है। ट्रायल बैलेंस में हमें दिया मिल सकता है इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है, इसका हमें हमेशा क्या मिलेगा डेबिट बैलेंस मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये डेबिट साइड में हमें दिया मिलेगा ना बैलेंस 3000 मान लो हमें दे रखा है, उस केस में आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या है 3000 तो आपने पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, 3000 आपका अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं फिर वो। अब उसको कैसे ट्रीट करोगे आप, 3000 आप पे कर चुके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप फाइनेंस कॉस्ट दिखाओगे, फाइनेंस कॉस्ट है ये हमारी क्योंकि हमने पैसा प्राप्त करने के लिए खर्चा किया है, फाइनेंस कॉस्ट में जब आप दिखाओगे 3000 तो जो आप पे कर चुके हो ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000, ठीक है। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे बैलेंस शीट में ये कहां जाएगा लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी, और कौन सी अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी हेड होगा हमारा करंट लायबिलिटी और सब हेड होगा अदर करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से आपको ट्रीट करना है अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड कोई आइटम हमारे पास आ जाती है तो। समझ गए बस कंसेप्ट आप पहले ही कर चुके हो ये फर्स्ट ईयर में, आपको बस थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हमें एडजस्टमेंट दी गई है वो दी गई है कौन सी दे रखी है आपको कॉस्ट ऑफ इश्यू और इश्यू ऑफ डिबेंचर, और आपको दे रखा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो इस रिगार्डिंग आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो आपका जो खर्चा आ जाता है, जो भी आपने डिबेंचर इश्यू करने के लिए खर्चा किया है वो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। या फिर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो डिबेंचर, जैसे 100 रुपीज़ का डिबेंचर आप 90 में इश्यू कर रहे हो, 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हो पर डिबेंचर के केस में, तो वो टोटल जो आपकी डिस्काउंट है वो आपकी क्या होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। जब भी अगर ट्रायल बैलेंस में इनका बैलेंस मिलेगा हमें किस साइड मिलेगा डेबिट साइड मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में अगर हमें डेबिट साइड दे रखा है उसका हमें क्या करना है, फिर ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड में दे रखा है हमें उसका क्या करेंगे हम कोई आंसर नहीं है, अरे गलत ही तो बताओगे, इससे ज्यादा कुछ बताओगे बताओ।
देखो आपको मैंने एक हेड करवाया था जब बैलेंस शीट हम कर रहे थे, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस करवाया था, सब हेड है ये। अब क्या ये उस टाइप का एक्सपेंसेस नहीं है जिसे आप राइट ऑफ करोगे, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो बहुत हो सकता है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर के ऊपर, तो हम एक ईयर में तो बर्डन नहीं डाल सकते उसका। जैसे हमने डिस्काउंट पे इश्यू किए, 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए, और हमने ये मानो आप 10 लाख के इश्यू किए हैं, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया। और अगर हम यही इश्यू करते 1 करोड़ का, फिर 10% उसका कितना आ जाता है, 10 लाख आ जाता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का इश्यू कर रहे हो और उसका कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो हमें इसको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। तो एक तो ये कहाँ जाएगा, पहले तो ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाता है। कहाँ जाता है, एसेट साइड। कहाँ दिखाओगे, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस किस हेड में आता है, एसेट साइड। करंट एसेट की नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट आता है। उसमें भी 2 कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, एक जो हमें नेक्स्ट 12 मंथ में हमें राइट ऑफ करना है, और एक जो हमें फर्दर ईयर में राइट ऑफ करना है। जो नेक्स्ट 12 मंथ में हमें राइट ऑफ करना है वो कहाँ जाएगा आपका, अदर करंट एसेट्स में, और जो हमें फर्दर किसी ईयर में राइट ऑफ करना है वो कहाँ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अंडर। तो पहला तो ये होगा। दूसरा आप कहाँ दिखाओगे इसे, जो आपका इस ईयर में आपने राइट ऑफ किया है वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। डेबिट साइड तो डेबिट कैट तो होते ही नहीं, एक ही हम बनाते हैं एक्सपेंसेस और इनकम। ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में भी कौन सा एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है कि फाइनेंस कॉस्ट वाला है, फाइनेंस कॉस्ट है। क्यों है, क्योंकि हम ये खर्चा क्यों कर रहे हैं, पैसा रिसीव करने के लिए हम फाइनेंस ले रहे हैं किसी से, हम पैसे अरेंज कर रहे हैं, कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने खर्चा किया वो कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। तो जो फाइनेंस कॉस्ट का हमारा हेड था आपके एक्सपेंसेस में, उसमें आप ये वाला शो कर दोगे जो आपको इन करंट ईयर में जो आपने राइट ऑफ किया है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा है डाउटफुल डेट्स। अच्छे से कर चुके हो, डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स में आपको क्या दिया मिल सकता है, कुछ एक क्वेश्चंस में आपको ये बताएगा कि हमारे जो कुछ डेटर्स डाउटफुल है। जैसे हमारे पास टोटल मिला के मैं बता देता हूँ आपको 40,000 के डेटर हैं। अब उसमें से ये कह देता है कि हमें 10,000 के डेटर हमारे क्या हैं, डाउटफुल हैं। अब इसका आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर सिर्फ आपको ये बताया जाता है 10,000 के डाउटफुल डेट्स है, कुछ भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि डाउटफुल डेट्स के लिए आप क्या करोगे, मेक ए प्रोविजन। मेक ए प्रोविजन। अगर आपको प्रोविजन बनाना है तब आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। तब उस केस में आप क्या करोगे, जितना आपको प्रोविजन बनाने को कहा जाता है वो प्रोविजन आप बनाओगे। वो प्रोविजन आप कहाँ दिखाते आए हो। अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की अकाउंट्स की या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट की, कहाँ दिखाते आए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड डेटर में से हम लेस करते हैं। यहाँ आप क्या करोगे, प्रोविजन बनाओगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन के लिए क्या होता है, क्या कोई एक्सपेंसेस में हेड दे रखा आपको प्रोविजन के लिए, दे रखा है। मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं, तो वहां करंट लायबिलिटी नहीं, वहां नहीं दे रखा। अगर आप, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये चैप्टर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, परफॉर्मा आपको याद होना चाहिए। अगर आपको परफॉर्मा याद नहीं है तो अब भी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या करवा रहे हैं। अगर आपको परफॉर्मा याद हो गया फिर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये करवाया जा रहा है। डाउटफुल डेट्स है हमारे, प्रोविजन हम बना रहे हैं, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किए थे, बताओ शाबाश एक बार।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पहला एक्सपेंसेस हमारा ये होता है। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री, बहुत बढ़िया शाबाश। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ आएगा फिर? अदर एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और तो ऑप्शन है ही नहीं, जो भी प्रोविजन है हमें वो यही तो दिखाने अदर एक्सपेंसेस में। तो कैटेगरी हमने बनाई, वहाँ तो जो डेफिनेट उसी कैटेगरी में जाने वाले एक्सपेंसेस है वही शो होंगे, बाकी जो रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। तो ये हमें अदर एक्सपेंसेस में शो करना होगा। बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से लेस करेंगे क्या? हम लेस नहीं करते, हम प्रोविजन कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड। हाँ, तो इस तरीके से आप लाइबिलिटी साइड शो करोगे। ये कहाँ शो करोगे? करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी, वहां शो होगा आपका ही। इसके अलावा अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके पास जो डेटर्स हैं वो मोर देन 6 मंथ ओल्ड हैं, जैसे कुछ एक केसेस में बैलेंस शीट में आपको ये सिचुएशन भी मिलेगी कि आपके पास जो टोटल डेटर हैं वो 40,000 के हैं। अब इसमें दो कैटेगरी बना करके वो दे देगा, मोर देन 6 मंथ ओल्ड डेटर्स। अब वो हमें दे रखे हैं 10,000 की। अब ये डेटर ऐसे हैं जिनको 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और दूसरे अदर डेटर्स 30,000 की। तो इनका भी आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में एज इट इज आपने शो कर देना है। अगर इस तरीके से आपको कैटेगरी दे रखी है, कुछ नहीं करना आपको। करना कब है? जब आपको डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है या बैड डेट्स आपको डिक्लेयर होने की कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उस केस में आप शो करो। ठीक है, आ गया समझ में? अभी तक 3 ही चीज़ें करवाई है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट है हमारा प्रपोज डिविडेंड। ये पहले ही बता चुका हूं मैं। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? ये हमारा ना तो आपको बैलेंस शीट में शो करना, ना आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन है। ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में आप शो करोगे कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट हेड के अंडर कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में। तो जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें शो करोगे प्रपोज डिविडेंड। अब उसके बाद कुछ एक बेसिक टर्म्स दी गई हैं जो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है। बेसिकली जो एडजस्टमेंट आपको पहले करवाई गई थी, सेम वैसी एडजस्टमेंट अब आपको कुछ दे रखी है। जैसे पहला आपको दिया गया है डेप्रीसिएशन। अगर आपको डेप्रीसिएशन दे रखा है, डेप्रीसिएशन का भी 2 टाइप का बैलेंस दिया हो सकता है आपको। अब आपको बस कंसेप्ट समझना है, आप फटाफट अपने आप बता दोगे कि कहाँ जाना है या इसका क्या होना है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के लिए एंट्री हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स का अकाउंट जो कंसर्न एसेट हमारी, ये एंट्री अगर हम कर देते हैं अकाउंट्स में। अब इससे पोस्टिंग अगर हम करेंगे तो डेप्रीसिएशन का अकाउंट ओपन होगा, और डेप्रीसिएशन के अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस जैसे इसकी अमाउंट हम ले लेते हैं 10,000, 10,000 शो होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अगर ऐसा आपको दिया गया है तो आप क्या करोगे? अगर डेप्रीसिएशन का ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, तब आपको क्या करना है? देखो, डेप्रीसिएशन हमारी एक तो एसेट के बैलेंस में से लेस होती है, दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आती है, डेबिट साइड के एक्सपेंसेस के रूप में। यहां हमें क्या करना है? इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, या दोनों में दिखाना है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर ये वाली चीज़ें आपको दी मिलती है। अगर डेप्रीसिएशन का आपको डेबिट साइड बैलेंस मिलता है ट्रायल बैलेंस में, तब आपने क्या करना है? देखो, ये वाली एंट्री आप कर चुके हो, इसका मतलब क्या निकलता है? जब आप खाते बनाओगे
तो एसेट के डेबिट साइड डेप्रिसिएशन आप नोट कर चुके हो, इट मींस एसेट की वैल्यू में से तो वो ऑलरेडी लेस हो चुकी है। तो रह गया क्या, एक एंट्री और करनी रहती है हमारी, वो एंट्री हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा आपका और टू डेप्रिसिएशन। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हम कर ही चुके हैं तभी डेबिट साइड आई है, ये करना हमारा रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो हम ये करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डेप्रिसिएशन हेड में दिखाएंगे। अब अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दे दिया जाता है, अगर ये आपको यहां दे दिया जाए, तब आपने क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब केवल और केवल हमारी डायरेक्टली ये एंट्री हमने कर दी है, ऊपर वाली रहती है, तभी क्रेडिट बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दे रखा है, तब आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, एसेट में से लेस करोगे। तो यही आपने करना है। क्या मुश्किल थी ये एडजस्टमेंट, लेकिन आपको समझ तो होनी चाहिए अकाउंटिंग की कि डेबिट साइड बैलेंस होगा तो क्या होगा और क्रेडिट साइड बैलेंस होगा तो क्या हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। बुक में आपको ये एंट्री करके नहीं बताया गया कि यहाँ इस तरीके से डेबिट बैलेंस होता है और इस तरीके से क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरीके से लिखते हैं ना हम आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म, समझते ही होगे आप तो, आउटस्टैंडिंग, या पूरा लिख दें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कब होते हैं हमारे, जब हम पे नहीं करते, हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हो गए और हमने पे नहीं किए, तो ये हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी की एसेट, लायबिलिटी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री हम करते हैं। अब जैसे ही हमने ये एंट्री की, कंप्लीट एंट्री ये होती है हमारी, क्योंकि हम कुछ पे भी तो कर रहे होते हैं, सारी की सारी तो आउटस्टैंडिंग नहीं होती हमारी। तो अगर हमने ये वाली एंट्री कर दी है तो बैलेंस शीट में हमें क्रेडिट साइड बैलेंस मिलेगा, सॉरी ट्रायल बैलेंस में हमें क्रेडिट साइड बैलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड बैलेंस मिलता है तो आप क्या करोगे, सैलरी में तो पहले ही एडजस्ट हो चुकी है क्योंकि ये वाली एंट्री आप कर चुके हो, तो सैलरी में तो पहले ही ऐड है, ये है कि नहीं। दूसरा आपको क्या करना होता है, लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी में शो करोगे, ये कहाँ शो करोगे, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। अगर आपको ऐसा मिल जाए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको नीचे है, जैसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंस नहीं दे रखा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में आपको ये कर रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, तो आप क्या करोगे, दोनों जगह शो करोगे, दोनों जगह मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा, क्या हो गया, अदर करंट लायबिलिटी में तो हम दिखा चुके हैं इसको बैलेंस शीट में। एक्सपेंसेस याद करो एक बार दोबारा फिर से, 6 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारी, उसमें सैलरी में क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी में ये वाली ऐड हो जाएगी वैल्यू। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भूल गई थी तुम्हें ना, हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसी तरीके से एक और है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में मिलेगा तो बैलेंस आपको किस साइड मिलेगा, डेबिट बैलेंस शो करता है हमेशा क्योंकि एसेट होता है, डेबिट साइड शो होगा। अगर डेबिट साइड बैलेंस शो हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपको कहाँ दिखाना है, एसेट साइड आप शो करोगे बैलेंस शीट की। क्या आप इसे वहां भी लेस करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कंसर्न एक्सपेंसेस से लेस करोगे कि नहीं करोगे, अगर ट्रायल बैलेंस में आपको ये दे रखा है, करोगे या नहीं करोगे,
यहाँ पे बात खत्म हो जाती है जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे अभी अभी तो बताया था, ट्रायल बैलेंस में अगर शो हो गया तो हम एंट्री 1 तो कर ही चुके हैं। कौन सी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, बताओ जरा एक बार। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होता है, जब मैं करने लगता हूँ ना तब आवाज आती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा ना। हाँ फिर भी यहाँ भर देते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होगा। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और जब भी एसेट इंक्रीज होती है उन्हें डेबिट किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होगा। और जो भी आपका एक्सपेंसेस है, जैसे ये प्रीपेड सैलरी है तो यहाँ पर प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। जैसे ये प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अब ये एंट्री होने का मतलब क्या है कि उस एक्सपेंसेस में से पहले ही लेस हो चुका है ये, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमें इसका कुछ नहीं करना। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस शीट में हमें शो करना है। और अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है फिर हमें दोनों काम करने हैं। हो जाएगा। और ये बैलेंस शीट में जाएगा कहाँ? अच्छा देख देख के क्या, करंट एसेट में अदर करंट एसेट। उसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस सुना होगा आपने। क्लोजिंग स्टॉक रह गया, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। टीडीएस कर लेते हैं पहले। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। टीडीएस या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे आप कई बार अपना लक आजमाते हो, लॉटरी की टिकट खरीद लेते हो। लॉटरी की टिकट आपने खरीदी, मान लेते हैं 100 रुपए की टिकट है। अगर आप लॉटरी जीतते हो आपको मिलेंगे, लॉटरी का जो विनिंग अमाउंट है वो है 1 करोड़। 1 करोड़ की लॉटरी बाई चांस आपको लग जाए, 1 करोड़ आपको नहीं मिलेंगे। उस केस में आपको मिलेंगे 30%। अब रेट अगर चेंज हो गया तो पता नहीं, 30% टीडीएस कटेगा उसका, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है, वहीं पे टैक्स कट जाना जहां से इनकम रिसीव होने वाली है, वहीं पे टैक्स काट लिया जाता है। ये नहीं है कि हमें इनकम रिसीव होगी और फिर हम टैक्स पे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जहां से इनकम जनरेट होती है उसी सोर्स पे हम टैक्स काट के फिर जो बेनिफिशियरी उसको इनकम प्रोवाइड करवाई जाती है। तो 30% इसका टैक्स कटेगा, 70 लाख आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा खुश मत हो जाना कि हाँ मुझे तो 1 करोड़ मिलेंगे, 70 लाख ही मिलेंगे आपको अगर आप 1 करोड़ की लॉटरी जीतते हो। तो ये हमारा क्या है, टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऐसा सिर्फ लॉटरी के केस में नहीं होता, बहुत सारी इनकम ऐसी है जहां पर पहले ही हमारा टीडीएस काटा जाता है। तो टीडीएस कट गया हमारा, ये एडवांस पेमेंट है कि नहीं है टैक्स की। टैक्स आप बेसिकली पे करते हो। जैसे अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है कि नहीं चल रहा। फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021 है। अब इस ईयर में जो हमने इनकम कमाई है इसका टैक्स हमें पे करना है 2021 और 22 में। इस ईयर में हमें टैक्स पे करना है इसका। तो ये जो इनकम हमारी है, ये अगर हम मान लेते हैं अभी आज हमने लॉटरी जीती है तो आज की इनकम 2021 की इनकम है, 22-21 की इनकम है ना। इस ईयर की इनकम हमें टैक्स इसमें पे करना था कि नहीं करना था, टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन हम पहले ही पे कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट है एक तरीके की टैक्स से। इसी तरीके से एडवांस पेमेंट की जाती है, जैसे जो सैलरीड पर्सन है वो भी एडवांस पेमेंट करते हैं टैक्स की। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके बिजनेस में किसी इनकम से रिलेटेड, तो आप एडवांस में ही पे करे हो टैक्स की, जो आपकी लायबिलिटी वो एडवांस में ही पे करे हो। फिर एक आप बनाते हो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये आप बनाते हो आपकी टैक्स लायबिलिटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट है 50 लाख और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 30% से। 50 लाख का 30% 15 लाख। अब 15 लाख आप प्रोविजन बनाते हो क्योंकि हमें इसके ऊपर टैक्स पे करना है, तो ये प्रोविजन हमारा बनेगा। अब 15 लाख में से अगर हम
पे कर चुके हैं टीडीएस के रूप में 3 लाख यहाँ पे कर चुके हैं, और एडवांस पेमेंट के रूप में 2 लाख हम पे कर चुके हैं, तो 5 लाख तो हम पहले ही पे कर चुके हैं। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको टीडीएस, एडवांस पेमेंट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तीनों ही दी गई है, तब आपने क्या करना है, 3/5 लाख इसमें से लेस हो जाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। टैक्सेशन आप कहां दिखाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप अलग से दिखाते हो, टैक्सेशन के लिए अलग से हेड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप पहले टैक्सेशन लेस करते हो ना, तो वहां पे प्रोविजन अलग से दिखाया जाता है, तो उस प्रोविजन में से ये वाली वैल्यू आप लेस कर दोगे। पहले 10 लाख आप लेस करोगे, आपका जो प्रॉफिट की वैल्यू आती है उसमें से। अगर इन केस ये हमारे पास नहीं है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास है ही नहीं, उस केस में आपको क्या करना होगा, हमारी एसेट है कि नहीं है, ये हमने एडवांस में पेमेंट कर रखी है, एसेट है कि नहीं, तो एसेट हमारी कहां दिखाएंगे हम दिखाएंगे इसे करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में भी हम शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में दिखाएंगे। हम गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म का लोन या एडवांस पे करें, तो ये हमारा जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में यहां जाएगा ये, ठीक है। अगर सिर्फ आपको टीडीएस या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स दे रखी है, अगर आपको ये तीनों चीजें दे रखी है, फिर आप इसको पहले यहां से लेस करोगे और वो वाली वैल्यू आप सेम एज इट इज शो करोगे। जो प्रोविजन की वैल्यू रह जाती है वो हम शो करेंगे। प्रोविजन कहां शो होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहां शो होगा, करंट एसेट में। करंट एसेट में कौन कौन सी करंट एसेट्स है हमारी, क्या टैक्सेशन के लिए वहां पे अलग से है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहां शो करोगे आप, अदर करंट लायबिलिटी में वहां शो करोगे जो भी प्रोविजन, तो वहां पे हमें शो करना है। तो इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप याद कर लो, जो भी आपको परफॉर्मा करवाया गया एक बार फिर से वो वीडियो देख लो और फिर आप याद कर लो। नेक्स्ट है हमारा, आज पूरा करवा दें क्या, फिर कल हम प्रैक्टिकल सम भी तो करने जा रहे हैं, बस 1-1 मिनट में पूरा करवा दूंगा। ये तो बस यही चीज़ें बताने वाली थी जो बता चुका मैं 1 ही मिनट में। देखो जैसे शेयर ट्रांसफर फीस, क्लोजिंग स्टॉक भी करवा देंगे, 2 मिनट रुको तो सही। शेयर ट्रांसफर फीस हमारे लिए इनकम है, हम किन से लेते हैं, जैसे मेरे पास शेयर थे, अब मैं किसी और को बेच दूं, और को बेच दूंगा, मेरे नाम वाले शेयर किसी और के जब नाम हो गए, तो जो ट्रांसफर फीस कंपनी चार्ज करती है वो शेयर ट्रांसफर फीस कहलाती है। अब वो कंपनी के लिए इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कैसे है, क्या वो शेयर ट्रांसफर का काम करती है, नो फिर दो इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में शो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से एक हेड है, वहां हम शो करेंगे। डिविडेंड टू शेयर होल्डर, डिविडेंड टू शेयर होल्डर अगर आपको ट्रायल बैलेंस के कहां दिया मिलेगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड अगर दिया मिलता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन है, तो ये हमें ना तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना, ना बैलेंस शीट में शो करना, हमें शो करना है नोट्स टू अकाउंट्स में। रिजर्व एंड सरप्लस में से हम लेस कर देंगे जब बैलेंस निकाल रहे हैं सरप्लस का। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम इसका ट्रीटमेंट होगा जो अभी ऊपर बताया है। अनक्लेम डिविडेंड, ये हमारी लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि कुछ एक शेयर होल्डर ने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है। जैसे हमें डिविडेंड पे करना था 1 लाख, अब 70,000 तो हम पे कर चुके हैं, 30,000 हमें ऐसे शेयर होल्डर को देने थे जो उन्होंने अभी तक क्लेम ही नहीं किया, हमें भी नहीं पता कि वो शेयर होल्डर है कहाँ। तो उस केस में 30,000 जो हमारे पास रह गए वो हमारी लायबिलिटी है, और वो हमारी करंट लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगी करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम हमारी कहाँ से होगी, कहाँ से होती है, ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, अदर इनकम में हमारे इंक्लूड हो जाएगी। कालीन एरियर्स, कालीन एरियर्स पता है आपको,
कॉल इन एरियर्स का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? कौन सा होता है बताओ? कॉल इन एरियर्स का देख के बताओ कि कॉल इन एरियर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है तो कहाँ शो करते हो आप कॉल इन एरियर्स को? आप जब शो कर रहे हो कैपिटल तो वहाँ से ये लेस हो जाएगी। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो नोट्स टू अकाउंट्स में तो कॉल इन एरियर जो आपकी पेड अप कैपिटल है उसमें से लेस होगी। कॉल इन एडवांस ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी में इसको डाल दोगे। फॉरफिटेड शेयर्स ये आपके लिए क्या है? एक इनकम है कि नहीं है? तो ये आप कहाँ शो करते हो? अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मिलेगी ना, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, फिर इसको आप कहाँ दिखाते हो बैलेंस शीट में? आपने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है, ऐड कर देते हो, जो आपकी पेड अप कैपिटल है उसमें ऐड हो जाएगी। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। अब आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बताने वाली एंट्री आपको पहले भी मैंने बताई है जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने स्टडी किया है, एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है तो किस साइड दिया मिलेगा? स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट? डेबिट होता है, डेबिट साइड दिया मिलेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको डेबिट साइड दे रखा है तब आप क्या करते थे? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपने किए ना, क्या करते थे इसका बताओ? ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो एक ही जगह दिखाना है, ये तो कंफर्म है कि हाँ एक ही जगह दिखाना है। रट्टा लगा रखा है कि ट्रायल बैलेंस वाली एक ही जगह जाएंगे, एडजस्टमेंट वाली दो जगह जाएंगी, तो जाएंगी कहाँ? कहाँ शो करते थे हम इसे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब दोनों में से कौन सा शो करेंगे हम बताओ जरा एक बार? अगर आपको दे रखा है बैलेंस शीट में शो करेंगे, पक्का? तो पक्का करो एक बार, पहले लॉक कर देंगे फिर हम आंसर को। एक बार लॉक करें, बताओ। चलो एसेट साइड दिखाने के पक्ष में कौन कौन है? कौन है एसेट साइड दिखाएंगे? कौन है इसके पक्ष में? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे इसके पक्ष में कौन कौन है? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट फर्स्ट ईयर वाले की बात कर रहे हैं, अब हम कंपनी की केस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे इसके पक्ष में कौन कौन है? क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में इन्वॉल्व हुआ है, इसका मतलब क्या निकलता है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री क्या कर दी है? टू परचेज अकाउंट, ये वाली एंट्री आपने कर दी है। ये फिर आप इन्वॉल्व कर चुके हो, परचेज को आप पहले ही एडजस्ट कर चुके हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यहां पे आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती जब हम ये वाली एंट्री कर देते हैं। अब अगर ये वाली एंट्री हमारी हो चुकी है तभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आया है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब अब हमें कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में। और अगर ये वाली एंट्री ना हो तो हमें क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मिलेगा एडजस्टमेंट में, फिर हमें क्या करना है? दोनों जगह दिखाना है। अब कंपनी के केस की बात कर लेते हैं। कंपनी के केस में अगर आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है तो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ? एसेट में। एसेट में भी करंट एसेट की नॉन करंट? करंट एसेट। करंट एसेट में भी कहाँ? इन्वेंट्रीज में। तो आपने ये ट्रीटमेंट करना है इसका। अगर क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाता है ट्रायल बैलेंस में, अगर आपको बाहर मिलता है एडजस्टमेंट में, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी कहाँ शो करोगे क्लोजिंग स्टॉक को? जरा एक बार ये और बताओ मुझे, क्लोजिंग स्टॉक को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप कहाँ शो करते हो?
क्लोजिंग स्टॉक, अगर डायरेक्टली हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो हम कर ही नहीं रहे, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला हेड तो आएगा ही नहीं। चेंज इन इन्वेंट्री वहां शो होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग।